गरीब माँ की बेटी के जादुई लंबे बाल। ये कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां सुषमा अपनी बेटी नंदिनी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। और वहीं एक दिन सुषमा अपने घर के बाहर बैठकर अपनी बेटी नंदिनी को देख रही थी, क्योंकि उसकी बेटी नंदिनी दिखने में जितनी सुंदर थी उतना ही सुंदर उसका मन भी था। वो गांव में हर किसी की मदद किया करती थी, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, जिस वजह से सुषमा को अक्सर अपनी बेटी नंदिनी की चिंता लगी रहती थी। इसलिए वो अपनी बेटी से कहती है, नंदिनी बेटा, आजकल की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है और इतनी जल्दी लोगों पर भरोसा करना अच्छी बात नहीं है बेटा। तू क्यों हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है? तुझे पता है ना, इस दुनिया में गरीबों का कोई नहीं होता। माँ, इस दुनिया में चाहे कोई अमीर हो या गरीब है तो आखिर सब इंसान ही ना। तो फिर हम एक इंसान होकर दूसरे इंसान की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और वैसे भी मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। तेरे इस विचार को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटी, लेकिन पता नहीं क्यों मन ही मन एक डर भी लगता है, क्योंकि ये दुनिया बहुत मतलबी है और यहाँ कोई किसी का नहीं होता बेटा। ऐसे में कोई मेरी बेटी की सादगी और अच्छेपन का फायदा ना उठा ले। मुझे तो बस इसी बात की चिंता लगी रहती है। अरे माँ, क्या हुआ? आप कुछ भी बोल रही हो? अरे नहीं बेटी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। और ये क्या, तूने पूरा आंगन अकेले ही साफ कर लिया? अरे मुझे भी कुछ करने दे दिया कर, मैं क्या बस दिन भर ऐसे ही बैठी रहूंगी? अरे माँ, मेरे रहते अगर आपको काम करना पड़े तो फिर मेरे रहने का फायदा ही क्या है? इसलिए अब आप ये सब छोड़िए और चलकर खाना खा लीजिए। अपनी बेटी की ये बात सुनकर सुषमा को बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही समय बीतता रहता है। तभी एक दिन जब नंदिनी अपने घर के बाहर बैठी होती है, तभी देखती है कि एक गरीब बूढ़ी औरत जो दिखने में बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही थी और उसके कपड़े भी जगह जगह से फटे हैं, उसके घर के सामने से जा रही थी। नंदिनी उस बूढ़ी औरत को देखकर उसे रोकती है और कहती है, अरे अम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? रुकिए, मुझे पता है आपने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर नंदिनी अपने घर में जाती है और अपने हिस्से का बचा हुआ खाना लाकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत आंखों में आंसू लिए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुम सच में बहुत अच्छी हो, वरना इस दुनिया में तो हर कोई बस अपने लिए जीता है। मैंने यहाँ पर हर किसी से मदद मांगने की कोशिश की, पर किसी ने भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, पर तुमने बिना कहे मेरे दिल की बात जान ली। सच में तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है बेटी। ऐसी कोई बात नहीं अम्मा, ये तो बस मेरा फर्ज था और आगे भी कभी आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर बताना। अच्छा बेटी, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और उस बूढ़ी औरत की मदद करके नंदिनी को भी बहुत ही अच्छा लगता है। और जिस तरह नंदिनी पूरे गांव में सबसे ज्यादा दयालु थी, उसी तरह नंदिनी उस गांव की सबसे ज्यादा खूबसूरत और लंबे बालों वाली लड़की भी थी, जिस वजह से गांव की सभी लड़कियां नंदिनी से बहुत ही ज्यादा जला करती थी। और उसी में से एक दिव्या नाम की लड़की भी थी, जो कि नंदिनी की बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी। वो हमेशा नंदिनी के लंबे बालों की तारीफ किया करती थी और मन ही मन उससे जलन भी किया करती थी। तभी एक दिन, अरे नंदिनी, क्या बात है, आज तो तेरे बाल और भी ज्यादा लंबे और चमकदार लग रहे हैं। इसलिए नंदिनी, तू मुझे भी बताना, तू अपने बालों में क्या लगाती है, ताकि मैं भी अपने बालों में लगा सकूं और मेरी बाल भी तेरी तरह ही लंबे हो जाए। अरे दिव्या, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, मैं अपने बालों में कुछ भी नहीं लगाती। और वैसे भी हम गरीब माँ बेटी 2 वक्त की रोटी खा ले, हमारे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे में मैं इतने महंगे महंगे शैम्पू कैसे खरीद सकती हूँ? इसलिए मैं अपने बाल को मुल्तानी मिट्टी से धोती हूँ। नंदिनी की ये बात सुनकर दिव्या
दिव्या मन ही मन सोचती है, ये नंदिनी की बच्ची तो एक नंबर की झूठी है, कभी भी अपने बालों का राज किसी को नहीं बताती है। लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब इस नंदिनी की बच्ची को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत घमंड है ना इसे अपने लंबे बालों पर, अब पता चलेगा इसको। इतना कहकर दिव्या कुछ दिनों बाद नंदिनी के घर आती है और उससे कहती है, अरे नंदिनी, ये ले, तूने कहा था ना तेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तू शैम्पू खरीद सके, इसलिए मैंने खास ये शैम्पू तेरे लिए मंगवाया है। इससे तेरे बाल और भी ज्यादा सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या, तुम मेरी सच में बहुत ही अच्छी दोस्त हो। और ऐसे ही अगले दिन नंदिनी दिव्या का दिया हुआ शैम्पू लेकर अपने बालों में लगाती है। वैसे ही उसके सारे बाल एक एक करके झड़ने लगते हैं और देखते ही देखते नंदिनी पूरी तरह से टकली हो जाती है। ये देखकर नंदिनी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, माँ, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे सारे बाल झड़ गए माँ, और मैं गंजी हो गई। अब मैं क्या करूँ? कैसे गांव वालों को अपनी शक्ल दिखाऊं? सब लोग अब मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम बाजार से बाल बढ़ाने वाला कोई तेल ला सके। अपनी बेटी की ये हालत देखकर सुषमा को बहुत ही बुरा लगता है और वह उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नंदिनी को अपने बाल झड़ जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो अपने घर से बाहर निकलना भी बंद कर देती है। तभी कुछ दिनों बाद वो बूढ़ी औरत फिर से एक बार नंदिनी के घर के पास आती है और कहती है, अरे बेटी, घर में कोई है? उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर नंदिनी जैसे ही घर से बाहर आती है तो उसका उतरा हुआ मुंह देखकर वो बूढ़ी औरत उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, आज तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? और ये क्या, तुम्हारे लंबे और सुंदर बाल, तुम्हारे बाल कहाँ चले गए? उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर नंदिनी रोते हुए उसे सारी बातें बता देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत अपनी थैली में से कुछ जड़ी बूटियां निकालते हुए कहती है, ये लो बेटी, ये कुछ जड़ी बूटियां हैं, तुम आज रात इन्हें पीसकर अपने सर पर लगा लेना, फिर देखना तुम्हारे इस खाली सर पर तुम्हारे बाल फिर से लहराने लगेंगे। और ये कोई मामूली बाल नहीं होंगे, तुम्हारे वो बाल तुम्हारी हर तरह से सहायता करेंगे। उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर नंदिनी को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन नंदिनी को उस बूढ़ी औरत की बातों पर विश्वास जरूर होता है, इसलिए वो उन जड़ी बूटियों को ले जाकर रात होते ही उन्हें पीसकर अपने सर पर लगा लेती है, जिसके बाद देखते ही देखते नंदिनी के सर पर लंबे घने बाल आ जाते हैं और ये देखकर नंदिनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी जैसे ही नंदिनी खाना बनाने के बारे में सोचती है, वैसे ही उसके बाल अपने आप ही खाना बना देता है और ये देखकर नंदिनी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी उसे उस बूढ़ी औरत की बातें याद आती है, जिसके बाद नंदिनी समझ जाती है कि उसके ये बाल कोई मामूली बाल नहीं बल्कि जादुई बाल हैं। तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है और कहती है, अरे ये क्या नंदिनी बेटा, कल तक तो तेरे सर पर एक भी बाल नहीं थे, फिर आज अचानक से तेरे सर पर इतने लंबे घने बाल कहाँ से आ गए? अपनी माँ की ये बात सुनकर नंदिनी उसे सारी बातें बता देती है, जिसके बाद उसकी माँ कहती है, चलो शुक्र है उस बूढ़ी अम्मा का जिसने तेरी इतनी मदद की, आखिरकार तेरी लोगों को मदद करने का फल तुझे आज मिल ही गया। और इस तरह जादुई बालों की वजह से नंदिनी को अब किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होती है और उसके जादुई बाल उसके बिना कहे ही उसके सारे काम अपने आप कर देता है। और नंदिनी को अब फिर से इतना खुश देखकर और उसके लंबे बालों को देखकर गांव की सभी लड़कियां हैरान हो जाती है और साथ ही साथ दिव्या को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो नंदिनी से अपने किए की माफी मांगती है, जिसके बाद नंदिनी उसे माफ कर देती है और अब फिर से नंदिनी गांव वालों की मदद करने लगती है और अपनी जिंदगी में
जादुई बालों की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश होती है। राधेपुर गांव में मेघा अपनी माँ शारदा और पिता किशोर लाल के साथ रहती थी। किशोर लाल अक्सर काम के सिलसिले से घर से बाहर ही रहता था। शारदा अपनी बेटी मेघा से बहुत प्यार करती थी। वो उसकी हर छोटी सी छोटी ख्वाहिशें भी पूरा किया करती थी। माँ, कल सोनम का बर्थडे है और मुझे बारबी डॉल वाला गाउन चाहिए। ठीक है बेटा, मैं आज ही बाजार से तेरे लिए एक सुंदर सा गाउन ले आऊंगी। मेघा बहुत खुश होती है। मेघा जब शाम को सुमन के बर्थडे से घर वापस आती है तो देखती है कि उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई है। क्या हुआ माँ? माँ, आप लेटी क्यों हो? आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। रुकिए, मैं आपके लिए अभी दवाई लेकर आती हूँ। मेघा जैसे ही बाहर दवाई लेने गई, बारिश शुरू हो गई। वो किसी तरह भीगते हुए पास के दवाई दुकान से कुछ दवाई लेकर आ गई। माँ, ये लो, मैं आपके लिए दवाई लेकर आई। आप जल्दी से ये दवाई खा लो। शारदा उठकर वो दवाई खा लेती है, लेकिन दवाई खाने से उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। रात का समय था, बाहर तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। मेघा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो कभी अपनी माँ के पैर दबाती तो कभी सिर। माँ, आपको क्या हो रहा है? माँ, आप ठीक हो जाओगी। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। माँ। बेटी, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा अंतिम समय आ गया है, तो बस किसी तरह से अपने बाबा को बुला दे। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। माँ, मैं अभी बाबा को कॉल कर रही हूँ और देखना, हम आपको बहुत अच्छे हॉस्पिटल ले जाएंगे और आप अभी ठीक हो जाओगी। मेघा जल्दी से अपने बाबा के पास फोन लगाती है, लेकिन नेटवर्क नहीं होने की वजह से किशोर लाल को मेघा की आवाज सुनाई नहीं देती है। बाबा, जल्दी घर आ जाओ। बाबा, माँ की तबीयत बहुत खराब है। बाबा, जल्दी आ जाओ। बाबा, माँ को बचा लो। बाबा। मेघा बिटिया, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं 2 दिन बाद ही गांव आ रहा हूँ। मुझे अब एक जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और फिर फोन कट जाता है। मेघा अपनी माँ की बिगड़ती हुई हालत को देखकर पड़ोस में मदद मांगने जाती है। अंकल, मेरी माँ को बचा लीजिए अंकल, उसकी तबीयत बहुत खराब है। प्लीज अंकल, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। मेघा पर तरस खाकर पास के कुछ लोग उसकी मदद के लिए आते हैं और शारदा को उठाकर पास के ही एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और शारदा की वहीं हॉस्पिटल में ही मृत्यु हो जाती है और मेघा अनाथ हो जाती है। माँ, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। माँ, आपको मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, फिर ऐसे कैसे मुझे अकेला छोड़कर जा सकती हो? माँ, उठो। माँ, वापस आओ। माँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेघा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। तब तक किशोर लाल भी आ जाता है। अपनी पत्नी के बारे में जानकर उसे बहुत दुख होता है और वो मेघा से लिपटकर रोने लगता है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। आज मेरी वजह से शारदा इस दुनिया में नहीं रही। अगर वक्त पर मैं यहाँ होता तो आज शारदा हमारे बीच होती। रोते हुए किशोर लाल अपनी पत्नी का दाह संस्कार कर देता है। किशोर लाल अपना सारा कारोबार छोड़कर अपनी बेटी के साथ गांव में ही रहने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। ओहो पापा, सब्जी में तो नमक ही नहीं है। अभी लाया बिटिया। पापा, ऐसे कौन चोटी करता है? आपसे एक भी काम नहीं होता है। आज फिर से बिना चोटी के ही स्कूल जाना पड़ेगा। तभी किशोर लाल की बहन शांति वहाँ आती है और अपने भाई को इस तरह घर के कामों को भाग भाग कर करता देख बोलती है, रहने दो भैया, ये सब आपके बस की बात नहीं। ये घर का काम औरतें ही संभाल सकती है, मर्द के बस का नहीं है। मेरी मानो तो आप दूसरी शादी कर लो। शांति, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन काम की वजह से मैं उसे कभी अपना प्यार जता नहीं पाया। काश अगर मैंने अपने काम पर से ध्यान हटाकर थोड़ा ध्यान भी अपने घर पर दिया होता तो मुझे आज ही दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे माफ कर देना शारदा। भैया, होने को कोई नहीं बदल सकता है। भाभी आज हमारे बीच नहीं है, इसका हम सबको दुख है, लेकिन इन सब में इस मासूम सी बच्ची का क्या दोष? भैया, इसे माँ की प्यार की जरूरत है। प्लीज भैया, खुद के लिए ना सही मेघा के लिए दोबारा से शादी कर लो। अपनी बहन के बार बार जिद करने पर किशोर लाल शालिनी नाम की विधवा औरत से शादी कर लेता है।
शालिनी की पहले से ही एक बेटी थी रूमी। शालिनी घर आते ही मेघा से बहुत प्यार करती है। वो मेघा का खाना, सोना, खेलना, हर चीज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। यह देखकर किशोर लाल को इस बात की तसल्ली हो जाती है कि उसने दूसरी शादी करके कोई गलती नहीं की। किशोर लाल भी अब धीरे धीरे अपने कारोबार पर ध्यान देने लगता है। मेघा बेटा, मैं काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी माँ और दीदी के साथ प्यार से रहना। पापा, मुझे दीदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो हमेशा मुझसे लड़ती रहती है। मुझे यहाँ नहीं रहना है। पापा, मुझे अपने साथ ले चलो। तभी शालिनी वहाँ आ जाती है। मेघा बेटा, तुम मुझे अपनी माँ नहीं मानती हो ना, तभी तुम मुझे छोड़कर जाना चाह रही हो। नहीं माँ, मेरी सगी माँ के बाद एक आप ही तो हो जो मेरा इतना ख्याल रखती हो। आप बहुत अच्छी हो माँ। पापा, आप जाओ और शहर से मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आना। किशोर लाल चला जाता है। इधर ये सब देखकर रूमी का पारा 7वें आसमान पर चला जाता है। ये सब क्या है माँ? आप मेरी माँ हो, लेकिन मुझे प्यार करने की जगह आप इस भिखारिन मेघा की बच्ची की सेवा करने में लगी हो। आखिर चल क्या रहा है माँ? कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी आपकी सौतेली बेटी हूँ? अरे अकल की अंधी, तू अपनी माँ को अब तक समझ नहीं पाई है। ये सब तो उस किशोर लाल को बेवकूफ बनाने के लिए था। मुझे बस किशोर लाल का यकीन जीतना था और वो मैंने अच्छे से जीत लिया है। अब देख, मैं इस सौतन की बच्ची का क्या हाल करती हूँ। मैं इसे इतना परेशान करूंगी कि ये आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगी और कहीं जाकर डूब मरेगी। उसके बाद सब कुछ अपना होगा, यानी कि तुम्हारा होगा। वाह माँ, मान गई आपको। आपके सामने तो नागिन भी फेल है। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि आप ही मेरी माँ हो। फिर दोनों हंसने लगती है। तभी से दोनों का अत्याचार शुरू हो जाता है। मेघा, ओ मेघा की बच्ची, कहाँ मर रही है? अच्छा, तो महारानी यहाँ कलेक्ट्री की पढ़ाई कर रही है। सुन कलमुही, बहुत हो गया। अब ये पढ़ाई लिखाई छोड़ और घर के कामों में लग जा, समझी? ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? ये अचानक से आपको क्या हुआ? मेघा की बच्ची, तुमने मेरी माँ से अपनी बहुत सेवा करवा ली। अब चल और अब से तू हमारी सेवा कर, समझ गई? वरना मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगी। तू मारेगी मुझे? अरे ये मत भूल कि तू किससे बात कर रही है। मैं छोटी हूँ तो इसका मतलब क्या मैं तुम लोगों की बातों से डर जाऊंगी? मैं अभी अपने बाबा को फोन करके तुम लोगों की सच्चाई बताती हूँ। मेघा जैसे ही अपने बाबा के पास फोन मिलाती है, वैसे ही शालिनी उसके हाथ से फोन छीन लेती है। लगता है बहुत चर्बी चढ़ी है तुम में, तू ऐसे नहीं मानेगी। और फिर शालिनी और रूमी मिलकर मेघा की बहुत पिटाई करती हैं। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? देखना, जैसे ही मेरे बाबा आएंगे वो तुम लोगों को धक्के मारकर इस घर से निकाल देंगे। लेकिन अफसोस, वो दिन देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगी। और शालिनी फिर से उसे मारने लगती है। तभी रूमी कहती है, रुक जाओ माँ, बेचारे को मरने से पहले इसे कुछ बनवा कर खा तो ले। सुन मनहूस, जा अब जल्दी से जा और हमारे लिए खाना बना कर लेकर आ। अब जाती है या और पिटाई करूँ तेरी? मेघा रोते रोते किचन में चली जाती है और खूब रोती है। माँ, आप कहाँ हो माँ? माँ देखो ना, आपके जाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई है माँ। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मैं कैसे खाना बनाऊँ? और मुझे कुछ बनाना भी नहीं आता है। अब मैं क्या करूँ माँ? माँ, अगर मैं खाना नहीं बनाई तो सौतेली माँ और बहन दोनों मिलकर मुझे मार डालेगी माँ। मेघा ये कहते हुए रो रही थी। तभी वहाँ उसकी माँ की आत्मा प्रकट होती है और बोलती है, मेघा बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई और वक्त से पहले ही तुम्हें छोड़कर मुझे जाना पड़ा। बेटा, पर तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना। अब मैं तुम पर और जुर्म नहीं होने दूंगी और तुम पर जुर्म करने वालों को चुन चुन कर सजा दिलाऊंगी। इतना बोलकर उसकी माँ एक जादू करती है और मेघा का सारा जख्म और दर्द एकदम से गायब हो जाता है। बेटा, अब मेरे जाने का वक्त हो रहा है। प्लीज माँ, एक बार तो मैं आपको खो चुकी हूँ, दोबारा से नहीं खोना चाहती। माँ, यहीं रुक जाओ माँ, मत जाओ मुझे छोड़कर। ये नहीं हो सकता मेरी बच्ची, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कर सकती हूँ। ये लो, ये मेरी जादुई लाल लहंगा है। यह लहंगा एक साए की तरह तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी सहायता करेगी। और तो और, तुम इस लहंगे से जो भी कहोगी वो सब हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। मैं फिर तुमसे मिलने जरूर आऊंगी।
इतना बोलकर मेघा की माँ की आत्मा वहाँ से चली जाती है। तभी मेघा जादुई लाल लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, मुझे मेरी सौतेली माँ और बहन के लिए खाना दो। तभी उसके सामने खूब सारे पकवान बनकर आ जाता है। ये लो माँ, खाना खा लो। अरे माँ देखो तो, इस ड्रामेबाज को इतना सब कुछ बनाने आता है, उसके बाद भी इतने नखरे कर रही थी। चलो अब जल्दी से खाना खाते हैं। और तू मनुष्य, अब जा यहाँ से। मेघा वहाँ से चली जाती है। तभी दोनों माँ बेटी खाना खाने लगती है। आह, मेरे पेट में बहुत जलन हो रही है, मुंह में भी जलन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? आह माँ, बचाओ माँ, मेरे पेट में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। पता नहीं इस मनुष्य ने क्या बनाकर हमें खिला दिया। आह, मैं टॉयलेट से आ रही हूँ। कुछ देर तक दोनों माँ बेटी ऐसे ही परेशान रहती हैं। इधर मेघा अपने जादुई लहंगे से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मांगकर मजे से खा रही थी। थोड़ी देर बाद शालिनी जब टीवी देख रही थी, तब जादुई लहंगा उसे थप्पड़ ही थप्पड़ खूब मारती है। कौन है? सामने आओ। कौन है? कौन मार रहा है मुझे? माँ बचाओ, मुझे कोई जोर जोर से थप्पड़ मार रहा है माँ। जादुई लाल लहंगा दोनों माँ बेटी की जमकर पिटाई करती है। दोनों माँ बेटी डरकर जमीन के कोने में बैठ जाती है। तभी उसके पिता वहाँ आते हैं। ये क्या हाल बना रखी है तुमने घर की और खुद की? ये तुम्हारे बाल कैसे हैं? ये सब क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। शालिनी, ये सब क्या है? तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है? जैसी करनी वैसी भरनी। मेघा बेटी। तभी मेघा जादुई लहंगे के साथ वहाँ आती है और तभी शारदा की आत्मा भी वहाँ आती है और फिर सारी सच्चाई शारदा किशोर लाल को सुनाती है। मुझे माफ कर दो शारदा, मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी दोनों का गुनहगार हूँ। मुझे माफ कर दो। आपकी कोई गलती नहीं है जी, वो हमारी किस्मत ही खराब थी। खैर, मैंने इन दोनों माँ बेटी को सबक सिखा दिया है। ये दोनों माँ बेटी पागल हो चुकी है। और हाँ, अब आपको मेघा के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये जादुई लाल लहंगा घर का सारा काम कर दिया करेगी, वो भी मेरी तरह। इतना बोलकर शारदा की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों बाप बेटी अब जादुई लाल लहंगे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।